सो हेलो एवरीवन। तो टर्म इंश्योरेंस की वीडियो सीरीज में एक और वीडियो आज ऐड होने जा रहा है, क्योंकि आज रिव्यू करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान को, जो कि एक टर्म प्लान है और बिल्कुल बाकी दूसरे टर्म प्लान्स की ही तरह ऑनलाइन अवेलेबल है। आज रिव्यू करेंगे इस टर्म प्लान का, समझेंगे क्या है पूरी डिटेल, कौन कौन से राइडर्स अवेलेबल हैं और क्या वाकई में ये एक वर्थ बाइंग प्लान है कि नहीं, और साथ ही इसका एक छोटा सा कंपैरिजन भी कर लेंगे एक्सिस के मैक्स लाइफ टर्म प्लान के साथ। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो ये मैंने खोल लिया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान को, जो कि ऑफर होता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की तरफ से, है ना। तो आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस एक सेपरेट कंपनी है आईसीआईसीआई बैंक से, हालांकि ये इसकी सब्सिडी में ही आती है। तो देखो आईसीआईसीआई का जो स्मार्ट प्रोटेक्ट प्लान है वो ना कम्प्लीटली एक टर्म प्लान है। अब टर्म प्लान को ना समझने के लिए ना थोड़ा सा मैं आपको टर्म प्लान का हिंट दे देता हूँ। तो टर्म प्लान ना इंडिया का या वर्ल्ड का चीपेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा सा प्रीमियम पे करके आप एक बड़े अमाउंट के लिए खुद की लाइफ को सिक्योर यानी कि प्रोटेक्ट कर लेते हो। मतलब अगर आपको कुछ होता है तो ये पैसा जो आपने फिक्स किया था सम एश्योर्ड के रूप में, वो आपकी फैमिली को दे दिया जाता है। और ये लगभग 50 लाख से 1 करोड़ 2 करोड़ या जो भी आप सेट करते हैं वो अमाउंट होता है। और अगर लगभग 50,000 से लेकर के 1 करोड़ तक के टर्म प्लान के लेने की बात कहें तो लगभग 1,000 से लेकर के 2,000 रुपये तक का इसका मंथली प्रीमियम बन करके आता है, जो कि काफ़ी कम अमाउंट होता है इतने बड़े सम एश्योर्ड अमाउंट के लिए। अब इसको टर्म प्लान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टर्म के लिए यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए लिया जा सकता है। यानी कि जैसे कि आप अपनी लाइफ को 65 साल तक कवर करना चाहते हैं, या 70 या 75 या मैक्सिमम 85 साल तक के लिए। तो मतलब इस पीरियड में अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ होता है तो उसकी फैमिली को जो सम एश्योर्ड का अमाउंट आपने डिसाइड किया था या उसने डिसाइड किया था वो फैमिली को मिल जाता है। अब इसमें ना किस तरह की डेथ्स कवर होती है तो वो सिर्फ एक ही लाइन में हम समझ सकते हैं कि इसमें नेचुरल डेथ, डिजीज रिलेटेड डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, कोविड डेथ या फिर नेचुरल क्लाइमेटी से रिलेटेड जुड़ी हुई डेथ्स कवर होती है। तो फटाफट से वापस आ जाते हैं आई प्रोटेक्ट वाले प्लान के ऊपर, और हाउ दिस प्लान्स प्रोटेक्ट यू पर हम देखते हैं कि ये प्लान हमें कैसे और किस मोड में मिलता है। तो ना सबसे पहले इसके ना देख लो, यहाँ पर 1 2 3 4 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला है लाइफ वेरिएंट, जिसमें ना डेथ बेनिफिट यानी कि जो मैंने आपको बताया जिस तरीक़ों से डेथ होती है वो डेथ्स कवर की जाती हैं। उसके बाद होता है टर्मिनल इलनेस। अब टर्मिनल इलनेस क्या होता है इसको मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको कि बेसिकली देखो क्या है, टर्मिनल इलनेस के केस में ना एक व्यक्ति किसी ऐसी डेंजरस बीमारी से डायग्नोज्ड हो जाता है जो कि डॉक्टर ये डिक्लेयर कर देते हैं कि ये बंदा अब मैक्सिमम 6 मंथ से ज़्यादा नहीं जी पाएगा। तो वो होती है टर्मिनल इलनेस, है ना। तो उस केस में उस व्यक्ति को जीते जी ही वो पैसा उसके परिवार को, नॉमिनी को दे दिया जाता है। अब इसके बाद ना इसी में है वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी। तो अब देखो परमानेंट डिसेबिलिटी को मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि बेसिकली जब कोई व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को करने लायक नहीं रहता, मतलब उसके 2 हाथ पैर या 1 हाथ या 1 पैर या 1 हाथ या 1 आँख काम करना बंद कर देती है, या नहीं किसी भी एक्सीडेंट की वजह से वो कम्प्लीटली डिसेबल हो जाता है और कमाने खाने के लिए संभव नहीं होता, उसे किसी व्यक्ति की और मदद की ज़रूरत पड़ती है अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए, तो वो होती है डिसेबिलिटी, है ना। और जब कोई ऐसी डिसेबिलिटी जो कि कम्प्लीटली पूरी तरह से इंसान के जीवन भर चलने वाली है वो होती है परमानेंट डिसेबिलिटी। तो उस केस में यहाँ पर वेवर ऑफ प्रीमियम यानी कि उस प्रीमियम को वेव ऑफ कर देने की बात कही गई है, मतलब अब आगे प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। तो लाइफ बेनिफिट में आपने ये देख लिया कि इस वाले प्लान में ये 3 चीज़ें कवर होती हैं। अब इसके बाद आता है लाइफ प्लस। इसमें सिर्फ एडिशनल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है, मतलब यानी कि जो आपने ऊपर 3 देखे प्लस उसमें एक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और ऐड हो जाएगा। देखो तुम्हारी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, चाहे वो किसी भी तरह का टर्म प्लान हो, उसमें एक्सीडेंटल डेथ पहले से ही कवर है। तो यहाँ पर ये एडिशनली क्यों है, तो सपोज़ करो कि आपने 50 लाख का प्लान लिया और आपने ना ये लाइफ प्लस में लिया, तो आपका ना 50 लाख और बन जाता है अगर आप लाइफ प्लस का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट वाला ऑप्शन चूज़ करते हो। तो मतलब यानी कि बेसिकली आपका जो डेथ बेनिफिट है वो डबल कर देता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ एक्सीडेंट से होती है तो, है ना। अब इसका थर्ड वेरिएंट की बात करते हैं, जिसमें थर्ड वेरिएंट में पहले 1 2 और 3 ऑप्शन कवर हैं, और ये जो चौथा होता है ना ये है एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट। तो ना ये नया ऑप्शन है, या फिर ये कह सकता हूँ कि ऊपर जो 2 दिए उसमें नहीं है। तो एक्सीलरेटेड क्रिटिकल बेनिफिट में ना यहाँ पर कंपनी 34 ऐसी इलनेस को कवर करती है
है ना, ऐसी इलनेस को कवर करती है जो कि एक्चुअली डायग्नोस्ड हो सकता है पर्सन अपनी पूरी लाइफ टाइम में, जीवन काल में। जैसे कि डिसेबिलिटी में परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाना, हाथ पैर काम ना करना, लकवा मार जाना, है ना, ब्लाइंडनेस हो जाना। इसके अलावा एक्सीडेंट की वजह से ब्रेन डैमेज हो जाना, या न्यूरॉन्स में गड़बड़ी हो जाना। इसके अलावा नॉर्मल लाइफ जीते हुए भी किडनी फेलियर हो जाना, या लंग्स फेलियर हो जाना, या फिर अपना लिवर फेलियर हो जाना। तो ऐसे जो क्रिटिकली बहुत ही ज़्यादा, मतलब शरीर को बहुत ज़्यादा दुख देने वाले होते हैं ना, ऐसे 34 बीमारियों को इन्होंने कवर किया है। और उस केस में क्या है, एक पर्टिकुलर और एडिशनल अमाउंट के लिए आपको कवर कर देता है। लगभग ये मिनिमम स्टार्ट होता है 5 लाख से और मैक्सिमम 25 से 30 लाख रुपए तक जाता है ना। तो ये एडिशनल फीचर, सॉरी, ये यहाँ पर हम देख रहे थे एक्सेलरेटेड क्रिटिकल बेनिफिट अगर हम लेते हैं अपने प्लान में तो, और एक एडिशनल राइडर की तरह होता है ये, ठीक है। तो क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट आपको लेना है कि नहीं, ये मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ। अब देखो, इसके बाद आता है ऑल इन वन प्लान। अब इस ऑल इन वन प्रोग्राम प्लान में क्या है, इसमें सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे जितना अभी तक आपने देखे ये सारे और हैं। इसके अलावा एक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट इसमें और ऐड हो गया, मतलब यानी कि आपके प्रीमियम को आपके सम एश्योर्ड को डबल कर देगा अगर डेथ एक्सीडेंट से होती है तो ना मुझे इसका यूज़ कोई लगता नहीं और इसका भी कोई यूज़ लगता नहीं। तो या तो आप लाइफ ऑप्शन चूज़ करेंगे या फिर आप लाइफ एंड हेल्थ ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब आप आईसीआईसीआई की तरफ जाना चाहेंगे तो इन्हीं 2 पॉलिसीज़ में से कोई आपको एक लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब फटाफट से हम डेथ बेनिफिट को समझ लेते हैं एक बार फटाफट से, क्या लाइफ एक्चुअली कवर करती है। लाइफ इंश्योरेंस का ये जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है वो बेसिकली कवर करता है डेथ ड्यू टू नेचुरल कॉजेज़, है ना। नेचुरल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, ये नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह की वजह से हो सकता है ना। इसके अलावा इलनेस यानी कि डिजीज़न, बीमारियों की वजह से, एक्सीडेंट होने की वजह से, या कोविड हो जाने की वजह से। तो इन डेथ्स को कवर करता है क्या, आपका ये टर्म प्लान। अब देखो, ये टर्म प्लान ना कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड भी करता है, यानी कि कुछ चीज़ों में जब डेथ होती है तो उन चीज़ों को छोड़ देता है, और इनको भी समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डेथ ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन, मतलब कोई एल्कोहल या किसी तरह की ड्रग लेकर के चल रहा था, है ना, और वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है, या उस ड्रग की वजह से ही उसको एक्सीडेंट हो जाता है। किसी ने ओवर क्या बोलते हैं अपना, किसी ने ओवर अल्कोहल कंज्यूम कर लिया, या किसी ने कोई ड्रग्स इस तरह का ले लिया, है ना, हाई हो गया बंदा और उस वजह से वो डेथ कर जाता है, तो वो कवर नहीं होगा। डेथ ड्यू टू मैन मेड क्लाइमेटीज़। अब मैन मेड क्लाइमेटीज़ क्या होती है, जब इंसान कोई ना कंडीशंस ऐसी पैदा कर देता है जैसे इन्वेजन, वॉर, लड़ाई, है ना, फॉरेन हॉस्टाइलिटी, यानी कोई बाहर वाला पकड़ ले, घर में आकर के वो कर ले, है ना, हॉस्टाइल कर ले, और क्या है, वायलेंस हो जाए क्या, उसके अलावा, है ना, कोई हम भी एक्ट ऑफ वायलेंस कर रहे हो, मतलब यानी कि लड़ाई भी, मारपीट किसी से, पड़ोसी से, है ना, फॉरेन एनिमी, कोई बाहर का दुश्मन अगर घर में घुस जाए, वो मार जाए, है ना, म्यूटेंसी, सिविल वॉर, है ना, मतलब ये सिविल वॉर समझते हो आप, दंगे वगैरह जो होते हैं, है ना, रिबेलियन, है ना, कोई झगड़ा वगड़ा हो जाता है रिबेलियस टाइप, जैसे मतलब सामाजिक जो समस्याएं होती हैं वो अचानक ही, कई बार क्या होता है, नेताओं के बीच में या पॉलिटिशियंस के बीच में, या 2 पार्टियों के बीच में लड़ाई हो जाती है, ये 2 धर्म के लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो ना ऐसी सिविल वॉर्स में आती हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई रेवोल्यूशन चल रहा था, कोई सिविल कमोशन चल रहा था, राइट चल रही थी, या कहीं, है ना, स्ट्राइक वगैरह चल रही थी किसी कंपनी में, तो वहाँ पर अगर आप डेथ की चपेट में आ जाते हो तो उस टाइम पर वो चीज़ कवर नहीं होगा। इसके अलावा हज़ार्डियस एक्टिविटीज़, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो कि ना हज़ार्डियस एक्टिविटी खुद से ही करने जाता है, मतलब यानी कि सामने देख रहे हो कि भट्टी में आग लगी है या कोई ट्रक है वो जल रहा है और वहाँ आप ज़बरदस्ती पहुँच जाते हो, है ना, या फिर कोई मतलब आप कोई बंजी जंपिंग करने चले जाते हो, कोई ट्रैकिंग, हाइकिंग जैसी एक्टिविटी करने लग जाते हो, ट्रैवल के टाइम पर आप कहीं जा रहे हो, स्कूबा डाइविंग में लग जाते हो। तो ऐसे जो हज़ार्डियस एक्टिविटी है ना, इसको अगर आप करते हो तो भी डेथ कवर नहीं होगी। डेथ ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन, तो जब आप इंश्योरेंस लेते हो ना तो अपनी जितनी भी कंडीशंस हैं सब कुछ बता देनी है। मान लो आपने स्किप कर दिया, आपने बताया नहीं कि आप तंबाकू खाते हो या फिर आप सिगरेट पीते हो और उसकी वजह से आपके लंग ख़राब हो गए और रिपोर्ट में निकला कि भाई अगला बंदा कैंसर उसके लिए हुआ क्योंकि वो तंबाकू खाता था, लंग्स इसलिए ख़राब हुए क्योंकि सिगरेट पीता था, तो भी उस केस में वो डेथ कवर मानेंगे नहीं क्योंकि वो इलीगल एक्ट में आ गया या हज़ार्डियस एक्ट में आ गया, है ना। टेररिस्ट अटैक, तो अब देखो टेररिस्ट अटैक अगर हो जाता है आपकी कंट्री में और उस केस में जैसे मुंबई में 9/11 हुआ, तो वहाँ पर जो लोग फंस गए बेचारे, गलती से, उनकी कोई मिस्टेक नहीं थी बट किसी तरह से उनको
गोली वोली पड़ गई। तो अब उस केस में क्या हुआ कि भाई वो लोग की डेथ के लिए गवर्नमेंट ने कुछ क्लेम दे दिया, लेकिन वो जो इंश्योरेंस कंपनी है ना वो नहीं देगी कुछ भी, है ना। इसके अलावा नेचुरल डिज़ास्टर, है ना। अब नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है, देखो प्राकृतिक आपदाएं। अब देखो इसमें ना सारी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बात नहीं है, कुछ पर्टिकुलर जो होते हैं ना वो कवर नहीं है, बाकी कुछ कवर भी होती हैं। अब दैट ड्यू टू चाइल्ड बर्थ एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। अब देखो वुमेंस के केस में क्या होता है, वुमेंस ने इंश्योरेंस ले रखा है और उन्होंने उसके बाद कोई प्रेगनेंसी के दौरान वो डेथ कर जाती हैं, तो उस केस में क्या होगा ना वो भी कवर नहीं किया जाएगा, चाइल्ड बर्थ वाला, ठीक है। अब देखो ये लास्ट है मर्डर। अब मर्डर ना किसी पर्सन का किसी भी रीज़न से हो सकता है, भाई कोई पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी या परिवार में कोई झगड़ा हो गया, है ना। तो इन चीज़ों को अगर कवर करने बैठ जाएगी ना कंपनी तो बहुत ज़्यादा क्लेम का एक लेवल निकलता चला जाएगा, है ना। तो भैया मर्डर को कुछ जगह पर ना अभी डिफाइन नहीं है, तो मुझे खुद भी इस पर क्लैरिटी है नहीं कि मर्डर कवर है कि नहीं। तो मर्डर वाला पॉइंट मुझे क्लियर नहीं है। जब आप इंश्योरेंस लेंगे तो आप अपने एजेंट से इसे ज़रूर पूछिएगा। तो अब देखो एक ना मेरी तरफ से ये इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो ना आपको नोट कर लेने चाहिए कि आपको ये सारे परफॉर्म करने हैं आफ्टर बाइंग पॉलिसी। तो पॉलिसी लेने के बाद क्या क्या करोगे तुम, देखो पहले तो ये है असाइन अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर क्लेम फाइलिंग एंड फॉलो अप्स। तो देखो भगवान ना करे किसी को भी कभी भी इंश्योरेंस के केस में इस चीज़ की ज़रूरत पड़े, बट हर पर्सन को ना एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन अपनी लाइफ में चूज़ करना चाहिए जो कि उसके जाने के बाद उसके बिहाफ पर ये चीज़ ध्यान रखेगा कि भाभी जी से डॉक्यूमेंट ले करके या माता जी से डॉक्यूमेंट ले करके उन्हें इंश्योरेंस कंपनी में फ़ाइल करना है। तो ये ना ऐसा पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई आपका एडवोकेट या कोई पढ़ा लिखा बंदा, कोई सीए, जिससे आपकी अच्छी दोस्ती हो और इन फ्यूचर आपके क्लेम की क्वेरीज़ को ना सॉर्ट आउट करने में, क्लेम के डॉक्यूमेंट्स फाइल करने में, क्वेरीज़ को रिजॉल्व करने में मदद करे। क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा ना काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है और इंश्योरेंस कंपनी को इससे काफ़ी बड़ा झटका भी लगता है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने इसको बहुत ही ज़्यादा जांच पड़ताल के बाद देती है और इसमें काफ़ी सारा टाइम और एफर्ट्स भी लगता है। तो पहला काम ये कि कोई ऐसा पर्सन जो हमारे पीछे हमारी मदद करेगा। अब दूसरा ये डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर एंड एक्सप्लेन टू फैमिली। देखो कुछ लोग क्या होते हैं टर्म इंश्योरेंस ले लिया लेकिन अपनी फैमिली को बताया ही नहीं कि भाई एक्चुअली कवर क्या था, कवर क्या नहीं था। तो इस केस में अब अगर आपने बताया ही नहीं तो फैमिली बेनिफिट ले कैसे पाएगी। तो देखो सारा प्रोसीजर, कैसे कैसे क्लेम लेना है, कौन से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, कहाँ फाइल करने हैं, किस कंपनी से लिया है, कितना अमाउंट है, क्या कवर होता है, ये सब कुछ एक दिन अपनी फैमिली के संग बैठ करके संडे वाले दिन डिस्कस करेंगे, है ना, और उनको ब्रीफ करेंगे, छोटों को भी बड़ों को भी, जिसको भी सबको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। और क्रिटिकल इलनेस वाली डिटेल को हम पढ़ेंगे अच्छे से, क्या फोकस किस पर रहेगा, क्या इंक्लूडेड है और क्या एक्सक्लूडेड है इस पर भी। क्योंकि क्रिटिकल इलनेस अगर आप अपनी पॉलिसी में ऐड कर रहे हैं तो लगभग 800 से 900 रुपये के आसपास आपका जो प्रीमियम का अमाउंट है बढ़ जाता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट कि ये वाकई में क्रिटिकल इलनेस वाला बेनिफिट मेरे काम का है कि नहीं, क्या वो सारी बीमारियां जो मुझे हो सकती हैं या किसी भी पर्सन को हो सकती हैं वो कवर होती हैं कि नहीं, और होती हैं तो कितने अमाउंट तक होती हैं, कितना अमाउंट मिल जाएगा। तो ना ये कैलकुलेट करके ये अजम्पशन भी बनाना पड़ेगा कि अगर मैं 30 साल 40 साल तक ये प्रीमियम पे करूँगा जिसके लिए मैं इतने अमाउंट का क्रिटिकल इलनेस वाला पेमेंट कर दूँ, तो क्या उससे बेटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पड़ेगा। क्योंकि आजकल हेल्थ इंश्योरेंस भी लगभग 5 से लेकर के 10 लाख रुपए तक के होते हैं और वो पूरी फैमिली को कवर कर लेते हैं और इसका प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा नहीं, 20-22 हज़ार रुपये साल का आपको देना पड़ता है। और वो माइनर एंड मेजर सभी तरह के डिजीज़ प्लस हॉस्पिटलाइजेशन, इवन 48 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर कर देते हैं और कुछ तो 24 आवर्स का भी करते हैं। तो समटाइम्स ना आप ये फील करोगे कि एक कहते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लस एक हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के चलना चाहिए, है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं क्रिटिकल इलनेस वाला जो कवर है या राइडर है हो सकता है कि आप स्किप कर दो, है ना। तो अब देखो इसके बाद लास्ट एक काम और करेंगे अपन, ICICI और मैक्स का कंपैरिजन कर लेंगे। तो फटाफट से हम सबसे पहले तो क्रिटिकल इलनेस को एक्सप्लेन करते हैं और फिर ऑनलाइन कोटेशन बनाएंगे अपन, ठीक है। देखो क्रिटिकल इलनेस का ना एक एग्जाम्पल मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा, जैसे ये है लॉस ऑफ लिम्स। तो लॉस ऑफ लिम्स के केस में ना तुम देखना फिजिकली सेपरेशन ऑफ 2 और मोर लिम्स, है ना, एट एंड अबव ऑफ द रिस्ट, मतलब यानी कि इससे ऊपर अगर
रिस्ट से ऊपर यानी एंकल लेवल तक लिम्स अगर कट जाते हैं या हटा दिए जाते हैं तो वो केवल डिजीज़ में कवर होगा। मतलब यानी कि यहाँ तक को अगर ये चीज़ चली जाती है तो वो उसको डिजीज़ या कहते हैं डिसेबिलिटी मान नहीं रहे हैं, है कि नहीं। तो देखो ये गलत है ना, सच बताऊँ तो, क्योंकि भाई इन्हीं चीज़ों से तो काम होता है। अगर किसी पर्सन का अगर ये बच भी गया तो क्या फ़ायदा हुआ। तो ऐसे क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट ही क्या हुआ, जो कि रिस्ट को कवर ना करता हो, एंकल के ऊपर कवर करता हो। तो क्रिटिकल इलनेस के बारे में ना तुम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना, जो कि मुझे ना क्रिटिकल इलनेस में काफ़ी सारी कमियां लगती हैं, है ना। तो क्रिटिकल इलनेस राइडर ऐड करना है कि नहीं, उससे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि क्रिटिकल इलनेस में वो बीमारियां कवर हैं कि नहीं जो जनरली लोगों को हो सकती हैं, है ना। तो फटाफट से चलते हैं, ऑनलाइन कोटेशन बनाते हैं, क्योंकि हमें देखना है कि आईसीआईसीआई का इंश्योरेंस हमें कितने का पड़ रहा है और मैक्स लाइफ का कितने का पड़ता है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की वेबसाइट पर जा करके मैंने टर्म इंश्योरेंस को बाय करने के लिए सारी डिटेल्स फिल कर दी है और यहाँ से मैं करता हूँ अपने इंश्योरेंस के प्रीमियम को कैलकुलेट। तो देखते हैं 50 लाख रुपए के लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले तो काम ये कि इस टर्म इंश्योरेंस को हम 70 साल के लिए सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ डिटेल डाली हुई है, अपनी एज 37, तो उसमें 33 ईयर्स और जोड़ करके इंश्योरेंस लेता हूँ मैं। तो 70 ईयर के लिए मैं, यानी कि 70 साल तक के लिए मैं हो गया कवर। और इस पीरियड के लिए मुझे 1240 रुपये देने पड़ेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, सिर्फ प्योरली टर्म प्लान लेने के लिए, जिसमें कि डेथ केवल कवर होती है ना। अब यही प्लान अगर मैं मैक्स लाइफ के साथ लेता हूँ तो 70 साल के लिए मुझे 1145 रुपये की मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। मतलब लगभग आईसीआईसीआई और एक्सिस में 100 रुपये का अंतर आ रहा है, 95 जो कि है। अब ये 95 पर मंथ के हिसाब से 33 ईयर्स के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये लगभग 39,600 के आसपास बैठता है। मतलब लगभग 40,000 रुपये का डिफरेंस दोनों के बीच में। तो है ना, प्रीमियम को हम बहुत ज़्यादा वैल्यू देते नहीं, क्योंकि दोनों ही एक प्योरली टर्म प्लान है और 100 रुपये से कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, कि नहीं। तो आप दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। हालांकि अगर रेशियो के बेस पर, क्लेम सेटलमेंट के रेशियो के बेस पर बात की जाए तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट अच्छा रेशियो है एक्सिस बैंक का, एक्सिस के मैक्स लाइफ का। बट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी अपने आप में एक ब्रांडेड इंश्योरेंस है और प्योरली टर्म इंश्योरेंस के केस में ये डिपेंड करता है कि क्रिटिकली या नॉन क्रिटिकली या डेथ किस टाइप की है, उसके अकॉर्डिंगली क्लेम मिलता है। तो ना अब दोनों ही प्लान में से यानी कि एक्सिस हो चाहे आईसीआईसीआई हो, आप किसी को भी चुन सकते हैं, किसी के साथ भी जा सकते हैं। सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मैंने आपको काम बताया, यानी कि आपने पीछे एक इंश्योरेंस का रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सन और साथ ही इंश्योरेंस के कंप्लीट डॉक्यूमेंट सेट एक्सप्लेन करके अपनी फैमिली के साथ रखना है। तो बेसिकली देखो, अगर बात करी जाए सिर्फ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को लेने की, तो हाँ आईसीआईसीआई का टर्म इंश्योरेंस प्लान आप ले सकते हैं। अब रही प्रीमियम की बात, तो हाँ थोड़ा बहुत हर किसी में ऊपर नीचे होता है। अब जैसे अगर मैं इसी में अगर ये एसबीआई की बात करूंगा तो हो सकता है कि एसबीआई लाइफ का ना प्रीमियम थोड़ा सा और भी ज़्यादा हो, है ना। तो बेसिकली ये ना किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की मार्केट वैल्यू, उसके अलावा उसके क्लेम सेटलमेंट रेशियो, उसके मार्केटिंग स्ट्रेटजी और प्रोडक्ट के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका प्रीमियम कम या ज़्यादा होता है। आईसीआईसीआई एक अच्छा ब्रांड नेम है मार्केट में, शायद इस वजह से इसका 100 रुपये का प्रीमियम कुछ हमको लमसम ज़्यादा दिख रहा है। चलिए ठीक है, प्रीमियम पर इतना फोकस नहीं करते हैं और इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। और तो टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और क्लेम रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई स्टोरी है, यानी कि जैसे आप इंश्योरेंस क्लेम के में कहीं अटक गए हैं, तो हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ आपकी स्टोरी मेरे चैनल पर शेयर करके। हैं वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा कौन से इंश्योरेंस को करेंटली आप देख रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर रिव्यू वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।